चलो हिंदी में लिख देता हूँ, सिंगल केज, और एक पढ़ा था बेटा अपन ने डबल केज, है ना। ध्यान रखना बेटा, सिंगल केज और डबल केज के अंदर आपको क्या ध्यान में रखना है, मैं थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूँ। देखो बेटा, सिंगल केज के अंदर आपने ये पढ़ा था कि सिंगल केज में हम स्टार्टिंग टॉर्क तथा रनिंग टॉर्क, ये बेटा एसटी का मतलब है स्टार्टिंग, और रनिंग का मतलब है बेटा ये रनिंग, इस टॉर्क को बेटा ज्यादा मान्यता नहीं देते हैं। लेकिन जब हमने डबल केज को पढ़ा तो हमने देखा कि इसके अंदर मेरे पास दो केस थे, एक क्या था बेटा आंतरिक, और एक क्या था बाह्य केज। और बेटा ध्यान क्या रखना है, ध्यान ये रखना है इसके प्रतिरोध तथा प्रतिघात का, है ना, क्योंकि इन दोनों से मिलके क्या बनेगी बेटा, आपकी प्रतिबाधा बनेगी, प्रतिबाधा बनेगी, ठीक है। हाँ, यानी कि आपको Z मिलता है, और ध्यान रखना बेटा Z उसी का ज्यादा होगा, Z उसी का ज्यादा होगा जिसका X ज्यादा होगा, Z उसी का कम होगा जिसका X कम होगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। अब ध्यान रखना बेटा, ये जो आंतरिक है उसको मैंने क्या रखा बताया था कि इसका प्रतिरोध क्या होता है बेटा कम, प्रतिघात क्या होता है ज्यादा, इसलिए बेटा प्रतिघात बाधा भी क्या होती है ज्यादा, ठीक है। ये सारी चीजें आपको पता है। बाह्य का बेटा प्रतिरोध क्या होता है ज्यादा, प्रतिघात क्या होता है कम, और बेटा इसीलिए बेटा प्रतिबाधा भी क्या होता है इसके अकॉर्डिंग कम, ठीक है। हाँ, इसीलिए बेटा मैं कहता हूँ शुरुआत में धारा कहाँ से जाती है, तो शुरुआत में आपके बाह्य प्रतिरोध से धारा जाती थी, शुरुआती धारा कहाँ से जाती है, यहाँ से, और बेटा बाद में धारा कहाँ से जाती है, रनिंग कंडीशन में धारा कहाँ से जाती है बेटा, आपके आंतरिक प्रतिरोध से, ठीक है। और इससे क्या सुविधा मिलती है, देखो बेटा शुरुआत में प्रतिरोध इसका ज्यादा और रनिंग में बेटा इसका ये ज्यादा, इसलिए बेटा आपको शुरुआती टॉर्क इसका अच्छे देखने को मिलता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि प्रतिरोध क्या है बेटा ज्यादा। तो बेटा ये सारी चीजें हम पढ़ चुके थे, और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं ये वाउंड रोटर स्लिप रिंग। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही आना चाहिए, सर इसका जन्म क्यों हुआ, है ना। देखो जैसे ही हम आगे बढ़े तो हमें ये ज्ञात हुआ कि यार कहीं ना कहीं अगर मैं टॉर्क को डाल दूंगा, यानी कि अगर मैं प्रतिरोध को बढ़ा दूंगा, किसके, रोटर के, अगर रोटर के प्रतिरोध को बढ़ा दिया जाए तो बेटा मेरे टॉर्क का अचानक से परिवर्तन हो जाएगा। तभी बेटा ये चीज दिमाग में आती है वैज्ञानिकों के कि अगर मैं बाहर से प्रतिरोध डालने वाला रोटर बना दूं तो बेटा ये क्या हो जाएगा, ये ज्यादा अच्छे से टॉर्क उत्पन्न कर पाएगा, है ना। तो बेटा आज का टॉपिक है आपका वाउंड रोटर। कौन सा है, वाउंड रोटर, ठीक है, बहुत सही। बेटा इस वाउंड रोटर को ही बोलते हैं अपन स्लिप रिंग टाइप रोटर। देखो यहाँ लिखा है इसने स्लिप रिंग, है ना। तो लिखो बेटा इसे, इसे स्लिप रिंग प्रकार का रोटर भी कहा जाता है, रोटर भी कहा जाता है, ठीक है। इसे बेटा क्या कहोगे, स्लिप रिंग प्रकार का रोटर भी कहोगे। नंबर एक बात, अच्छा सर और इसमें क्या होता है, इसमें बेटा बाहर से प्रतिरोध जोड़ने की व्यवस्था होती है। तो सबसे पहले बेटा इसमें ध्यान रखना कि इस प्रकार के रोटर में लैमिनेटेड लोह कोर होती है, जिसके ऊपर मैं क्या करता हूँ, वाइंडिंग करता हूँ। पहली बात, सर ये तो वहां पे भी करते थे, बिल्कुल यहाँ पर भी करेंगे, ठीक है, लिखना बेटा इस प्रकार के रोटर में, इस प्रकार के रोटर में क्या होता है बेटा, लैमिनेटेड लोह कोड पर 3 कला वाइंडिंग स्थापित की जाती है, की नहीं जाती, स्थापित की जाती। कैसे करेंगे बताऊंगा बेटा। ये देखो ये विस्थापित की गई है ना, और ये जो बीच में है ना बेटा इसकी कोर, ये कौन सी है, ये लोह कोर है। इस प्रकार के रोटर में लैमिनेटेड, सर लैमिनेटेड क्यों करते हैं, अरे भैया आप तो आपको पता होना चाहिए बेटा मैग्नेट के हिसाब से कि ताकि कोर लॉसेस कम हो जाए। इस प्रकार के रोटर में लैमिनेटेड लोह कोर पर, लोह कोर पर क्या की जाती है, 3 कला वाइंडिंग स्थापित की जाती है, 3 कला वाइंडिंग स्थापित की जाती है, स्थापित की जाती है, और बेटा इन्हें स्लिप रिंग कहा जाता है। 3 कला वाइंडिंग स्थापित की जाती है, आराम से देखो बेटा, ठीक है। अब बेटा इस रोटर पर पृथक रूप से 3 स्लिप रिंग्स लगाई जाती है, ठीक है। देखो बेटा अब पहले तो क्या किया बेटा, लैमिनेटेड लोह कोड पर 3 कोड की वाइंडिंग स्थापित की। अब देखो बेटा क्या होगा, अब पृथक रूप से यानी कि अलग से क्या की जाती है बेटा, 3 स्लिप रिंग लगाई जाती है, 3 स्लिप रिंग लगाते हैं। अच्छा सर सिर्फ हम स्लिप रिंग लगा के छोड़ देंगे, नहीं बेटा, इस स्लिप रिंग को लगाने के बाद इसे क्या करेंगे बेटा, 3 फेज वाइंडिंग से जोड़ देंगे। कौन सी बेटा, ये वाली 3 फेज वाइंडिंग है ना, इससे जोड़ देंगे। अब तथा इस स्लिप रिंग को, इस स्लिप रिंग को इस 3 कला वाइंडिंग से जोड़ देते हैं, 3 कला वाइंडिंग से
ये बेटा स्टेटमेंट डायरेक्ट भी आ सकता है, ध्यान रखना। जोड़ देते हैं। देखो बेटा, ये क्या है बेटा, लोह कोर है लैमिनेटेड, उसके ऊपर 3 कलर वाइंडिंग है और बेटा इसके ऊपर स्लिप रिंग जोड़ी गई है। देखो बेटा 1 2 3, ये है स्लिप रिंग। ठीक है, अब बेटा पूछेगा ये स्लिप रिंग किसकी बनी होती है, तो वो सारी चीजें हम पढ़ेंगे। ठीक है, अच्छा, इस 3 वाइंडिंग का संयोजन कैसा होगा? ध्यान रखना बेटा, हमेशा इसमें स्टार डेल्टा संयोजन नहीं होगा, केवल स्टार होगा, केवल स्टार होगा। क्यों? क्योंकि मुझे बाहर से कनेक्ट करना है। ठीक है, तो लिखो बेटा अगला पॉइंट और बेहद इंपॉर्टेंट, कि तीनों वाइंडिंगों का संयोजन सामान्यतः बेटा स्टार ही होता है। तो लिखना बेटा वाउंड रोटर में, यानी कि इस प्रकार के रोटर में, ये रोटर में तीनों वाइंडिंग का संयोजन, तीनों वाइंडिंगों का संयोजन सामान्यतः क्या होता है बेटा, ये बेहद इंपॉर्टेंट है बेटा, डेल्टा में नहीं रखते है ना, स्टार में रखते हैं ताकि इंसुलेशन की कम जरूरत हो। सामान्यतः सामान्यतः बेटा किस में होता है, हमेशा स्टार में होता है, क्योंकि स्टार में इंसुलेशन कम चाहिए। बता दूंगा बेटा कैसे। सामान्यतः स्टार में रखते हैं, स्टार में रखते हैं। ऐसा क्यों सर? क्योंकि इंपॉर्टेंट लाइन है बेटा, स्टार संयोजन में क्या होता है बेटा, कम इंसुलेशन की जरूरत होती है, कम इंसुलेशन। अब एक डाउट और क्लियर कर देता हूं आपको, इंसुलेशन की जरूरत होती है, ये याद रखना बेटा। अब आओ इधर आओ बेटा, आपको क्या पता है कि जब भी मेरा वोल्टेज बढ़ेगा तो बेटा मेरे इंसुलेशन की रिक्वायरमेंट भी बढ़ेगी। बेटा ये चीज डायरेक्ट याद करो, है ना। और जब भी मेरी धारा का रिक्वायरमेंट बढ़ेगी तो मेरा क्या बढ़ेगा बेटा, साइज बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा? जो कंडक्टर का साइज बढ़ेगा बेटा। ये दोनों चीजें ध्यान रखना, है ना। इसी तरह मेरा अगर वोल्टेज घटेगा तो इंसुलेशन की रिक्वायरमेंट घटेगी, मेरा धारा घटेगा तो साइज घटेगा। ये ठीक उसी प्रकार से है कि घर पे एक टेबल फैन होता है और एक मशीन होता है बेटा। तार मोटा किसका होता है? मशीन का। क्यों? क्योंकि उसको ज्यादा करंट चाहिए। ठीक है, हाँ। यहाँ सर आपने बोला कि स्टार क्रम में क्यों जोड़ा है, तो देखना बेटा, स्टार होता है ना, उसमें आप जानते हैं लाइन धारा बराबर क्या होती है बेटा, √3 फेज होती है कि नहीं होती? होती है सर। तो इसीलिए बेटा आप करंट तो फेज में डालेंगे तो बेटा फेज वोल्टेज क्या होती है, वो होती है VL/√3। बेटा फेज वोल्टेज घट जाती है और फेज वोल्ट घटने से इंसुलेशन का रिक्वायरमेंट भी कम होती है। इसलिए बेटा रोटर की वाइंडिंग सामान्यतः क्या की जाती है, सामान्यतः क्या की जाती है बेटा, स्टार की जाती है। ठीक है, ये बेहद इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत सही। अब बेटा क्या होगा कि तीनों स्लिप रिंगों से एक एक कार्बन ब्रश जोड़ देता है, जो बाह्य प्रतिरोध से संयोग करा देता है ना। लिखो बेटा, अब देखो बेटा क्या हुआ कि यहाँ मान लो आपका एक रोटर है ना। इस रोटर के बाहर मैंने क्या किया बेटा, यहाँ से इस ये रोटर है मान लो, है ना। इस रोटर के बाहर मैंने 3 स्लिप लगा दी, है ना। इस 3 स्लिप लगाने के बाद बेटा यहाँ पर मैंने क्या किया, कार्बन ब्रश लगा दिया, है ना। सर इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि जो बाहर आप प्रतिरोध जोड़ रहे हो ना बेटा, उसको आप आसानी से जोड़ पाओगे। तो बेटा इन्हें जोड़ने के लिए, बाह्य प्रतिरोध जोड़ने के लिए, क्योंकि हमने माथाफोड़ इसी के लिए तो किए, है ना। क्योंकि टॉर्क मेरा तब बढ़ेगा जब मेरा प्रतिरोध बढ़ेगा। बोलो सही? हाँ सर बिल्कुल सही। ठीक, अब देखो बेटा, तो आपसे पूछेगा इसे जोड़ने के लिए क्या लगाते हो, तो बेटा क्या लगाते हो आप, कार्बन ब्रश, है ना। हाँ, ये क्या है बेटा, तो ये है आपकी स्लिप रिंग। क्या है? स्लिप रिंग। बहुत बढ़िया। अब ये किसकी बनी है, सबसे आसान है, बता देंगे, डोंट वरी, है ना। तो ये है बेटा आपका वाउंड रोटर। चलिए, तो अब क्या करेंगे बेटा, अब तीनों स्लिप रिंगों का संबंध एक एक कार्बन प्रतिरोध से कर देते हैं, कार्बन ब्रश से। अब तीनों स्लिप रिंगों का संबंध, स्लिप रिंग का संबंध क्या करते हैं बेटा, एक एक कार्बन ब्रश से कर दिया जाता है। एक कार्बन, एक यानी कि अलग अलग है, एक एक कार्बन ब्रश से कर दिया जाता है। अब कार्बन ब्रश से क्यों है, क्योंकि ये पढ़ा चुके हैं, इसका प्रतिरोध गुणांक कम होता है, एंटीसी होता है, सेल्फ लुब्रिकेटिंग होता है, वो सब जानते हो आप, है ना। बहुत सही। एक एक कार्बन ब्रश से जोड़ देते हैं, जोड़ दिया जाता है। अब ऐसा क्यों होता है, ताकि बेटा ताकि बाहर के 3 फेज प्रतिरोध से जोड़ा जा सके, ताकि ताकि इन ब्रशों की मदद से, ये बाहरी प्रतिरोध है ना बेटा, लिखो बाह्य प्रतिरोध, यानी कि सर्किट के बाहर अपन अलग से जोड़ रहे हैं ना, ध्यान रखना। ताकि इन ब्रशों की सहायता से अतिरिक्त बाह्य प्रतिरोध को जोड़कर टॉर्क के मान को बढ़ाया जा सके। समझे? समझे सर। ताकि इन ब्रशों की सहायता से अतिरिक्त प्रतिरोध को जोड़कर
भाई सारी माथापड़ी हमने प्रतिरोध को जोड़ने के लिए तो की, क्योंकि प्रतिरोध बढ़ेगा तभी तो टॉर्क बढ़ेगा, है ना। सहायता से अतिरिक्त प्रतिरोध को जोड़कर जोड़कर वाउंड रोटर मोटर का टॉर्क बढ़ाया जा सके। वाउंड वाउंड रोटर मोटर का टॉर्क बढ़ाया जा सके। टॉर्क बढ़ाया जा सके, क्योंकि मोटर को तो बेटा दो ही चीजों से मतलब है, या तो स्पीड से या टॉर्क से, है ना। टॉर्क बढ़ाया जा सके, ठीक है। हाँ, तो बेटा ये मोटर टॉर्क बढ़ाने के लिए प्रयोग में आती है। बोलो समझ में आया? बहुत सही। अब देखो बेटा, इसका और फायदा क्या है पता है? ये बाह्य प्रतिरोध से बेटा, आपको पता है प्रतिरोध है तो धारा का ड्रॉप होगा, है ना। तो बेटा इससे स्पीड कंट्रोल भी संभव है, और बेटा इसीलिए अपन एक वाउंड रोटर विधि भी पढ़ते हैं, स्पीड कंट्रोल की पढ़ते हैं, बिल्कुल पढ़ते हैं। तो लिखो बेटा, इंपॉर्टेंट लाइन है कि इस रोटर प्रतिरोध के द्वारा गति नियंत्रण भी संभव है। बेटा इस रोटर प्रतिरोध द्वारा कौन सा बेटा, जो आपने बाहर से जोड़ा है ना, वो इस रोटर प्रतिरोध द्वारा गति नियमन भी संभव है, यानी कि स्पीड कंट्रोल भी संभव है, गति नियमन भी संभव है। और बेटा आगे जब अपन स्पीड कंट्रोल पढ़ेंगे ना, तो देखेंगे कि इसमें यूज आ रहा है, इस गति नियमन भी संभव है, ठीक है। बहुत बढ़िया, चलिए शाबाश, समझ गए। लेकिन बेटा इस चीज में एक चीज ध्यान रखना। अब देखो, एक तो आपके पास थी बेटा कौन सी, आपके पास थी जिसमें अपन केज टाइप, और केज का अंदर रोटर कम था, प्रतिरोध कम था, और बेटा इसके अंदर बाहर से आप प्रतिरोध जोड़ रहे हो तो प्रतिरोध बाहर बढ़ाया आपने। तो सुनना बेटा, सुनना, जो स्लिप रिंग है ना, उसके अंदर बेटा अपन ने क्या किया है, बाहर से प्रतिरोध बढ़ाया, और जहां प्रतिरोध बढ़ेगा वहां बेटा आई स्क्वायर आर लॉसेस भी बढ़ जाएंगे। यानी मैं ये कह सकता हूं कि भले ही स्लिप रिंग मोटर का टॉर्क बढ़ा हो, लेकिन बेटा इस प्रतिरोध के कारण इसका ड्रॉप भी बढ़ा है कि नहीं, तो बेटा इसकी हानि भी बढ़ जाएगी। और ये ध्यान रखना बेटा, आपको अक्सर पूछा जाता है कि इसकी दक्षता कैसी होती है, तो बेटा ताम्र हानि ज्यादा होने के कारण इस स्लिप रिंग की जो दक्षता होती है ना, दक्षता होती है वो कम होती है बेटा स्क्वायरल केज से, ठीक है बेटा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं अभी आपको समझाता हूं। देखो सुनो, मोटर दोनों वो के वो है, रोटर के अंदर का फर्क है। देखो केज में क्या था बेटा, अंदर की तरफ प्रतिरोध कम था, इसमें तो आप बाहर प्रतिरोध लगा रहे हो, तो जब प्रतिरोध ज्यादा लगाओगे तो बेटा ड्रॉप ज्यादा होगा। इसलिए बेटा स्लिप रिंग का टॉर्क ज्यादा होता है, लेकिन दक्षता कम होती है, किससे, स्क्वायरल केज से, ठीक। समझ गए, समझ गए, तो लिखो बेटा, ठीक है। तो यहां से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को लिखना चालू करो बेटा। स्लिप रिंग मोटर द्वारा गति परिवर्तन भी संभव है, गति परिवर्तन भी संभव है। पहला पॉइंट आपसे पूछेगा क्या इससे स्पीड रेगुलेशन संभव है, आप बोलना बिल्कुल संभव है। दूसरा पॉइंट, जैसा कि हमें ज्ञात है इस प्रकार की कि मोटर में हम क्या जोड़ते हैं बेटा, बाहर से प्रतिरोध जोड़ते हैं, हम बाहर से प्रतिरोध जोड़ते हैं, ठीक है, प्रतिरोध जोड़ते हैं। अब यदि प्रतिरोध जुड़ेगा तो हानियां होगी। अब यदि क्या जुड़ेगा बेटा, प्रतिरोध जुड़ेगा तो क्या होगी बेटा, कौन सी हानियां ज्यादा होगी, तो ताम्र हानियां ज्यादा होगी। अभी समझाया था ना मैंने, हाँ। क्यों, क्योंकि आर ज्यादा होगा तो बेटा इससे आई स्क्वायर आर लॉसेस भी ज्यादा होंगे, ठीक है, लॉस भी ज्यादा होंगे, तो ताम्र हानियां भी ज्यादा होगी। अब यहां से एक पॉइंट आता है बेटा, ज्यादा होगी, ठीक है। अब यहां से एक पॉइंट आता है जो आप कभी जिंदगी में नहीं भूलेंगे। क्या भूलेंगे बेटा, कि इससे मतलब यह है कि समान क्षमता वाली मोटर के अंदर बेटा इसकी दक्षता अधिक होने की बजाय क्या होती है बेटा, कम होती है। यानी कि ताम्र हानि अधिक होने से स्लिप रिंग की दक्षता कम होती है। ताम्र हानि, यहां से लिखो बेटा, अतः समान क्षमता के लिए ताम्र हानि अधिक होने के कारण अधिक होने के कारण चाहे स्लिप रिंग का टॉर्क ज्यादा हो, चाहे स्लिप रिंग मोटर का टॉर्क ज्यादा हो, स्लिप रिंग मोटर का टॉर्क, टॉर्क क्या होता है बेटा, ज्यादा हो, टॉर्क क्या हो बेटा, ज्यादा हो, परंतु परंतु बेटा इसकी दक्षता क्या होती है, कम होती है। परंतु इसकी दक्षता क्या होती है,
परंतु दक्षता क्या होती है? अपेक्षाकृत कम होती है। परंतु इसकी दक्षता क्या होती है बेटा? कम होती है। ये पॉइंट बेहद इंपॉर्टेंट है बेटा, आप थ्योरी में नहीं लिखते हैं, ध्यान रखना। परंतु इसकी दक्षता अपेक्षाकृत यानी कि दूसरों की तुलना में कम होती है। अपेक्षाकृत कम होती है, ये बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, कम होती है। ठीक है, देखो आराम से, जल्दी से। ठीक है, अब बेटा आपको पूछेगा कि आप बताओ कि स्लिप रिंग की अगर इतनी विशेषता है, इसका टॉर्क ज्यादा है, तो बताओ कि इसको कहाँ यूज करेंगे? तो बेटा अब लिखो स्लिप रिंग मोटर के अनुप्रयोग, है ना? और जो लिखा रहा हूँ टू द पॉइंट याद कर लेना, ठीक है? लिखो बेटा। तो इस मोटर का प्रयोग बेटा कहाँ करते हो? लिफ्ट, क्रेन और एलिवेटर में। तो लिखना बेटा, इस प्रकार की मोटर का प्रयोग, मोटर का प्रयोग किसमें होता है बेटा? लिफ्ट में। आप कहोगे सर लिफ्ट में तो कम्युलेटिव भी करते हैं। अरे लाला, वो डीसी पूछे तो बताना, अगर एसी मोटर पूछे तो इसका बताना, ठीक है? लिफ्ट, क्रेन, क्रेन तथा तथा जो एलिवेटर आता है ना बेटा, जो आपके स्टेशन पे जाते हो, वो सीढ़ियां बनी हुई रहती है, सीढ़ियां ऊपर जाती है ना, ऑटोमेटिक बेटा, उसको कहते हैं एलिवेटर्स, है ना? तथा एलिवेटर्स, लिफ्ट, क्रेन तथा एलिवेटर्स, एलिवेटर में किया जाता है। समझे? समझे? अब बेटा आप अच्छे से रोटर के दोनों तरह के मोटर को समझ चुके हैं। आपको कोई पूछेगा कि बताओ एफिशिएंसी किसकी ज्यादा है, तो क्या बोलोगे? स्क्विरल केज की। और आपको पूछे कि बेटा एफिशिएंसी ज्यादा है, इसलिए स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा है, तो बेटा वो भी इसकी है, स्क्विरल केज की। लेकिन बेटा आपको पूछे टॉर्क किसका ज्यादा है, तो टॉर्क किसका है? स्लिप रिंग का। कैसे टॉर्क ज्यादा है? बेटा बाहर से मैंने प्रतिरोध को जोड़ा था। अरे किससे जोड़ा था? तो बेटा स्लिप रिंग से जोड़ा था। और स्लिप रिंग को किससे जोड़ा? थ्री फेस वाइंडिंग से। ये थ्री फेस वाइंडिंग कैसे कनेक्ट हुई? तो बेटा स्टार से संयोजित हुई। क्यों हुई? क्योंकि बेटा स्टार में इंसुलेशन कम चाहिए होता है। समझ में आया? तो बेटा इस तरह से आप पढ़ते हो। तो अब जाके आपको बताया जाएगा कि ये स्लिप रिंग कहाँ से बनती है, तो आप सभी जानते हैं फास्फर ब्रॉन्ज की बनती है। तो लिखो, यह स्लिप रिंग्स, यह स्लिप रिंग, वैसे कोई ये स्थायी नहीं है, लेकिन आप एग्जाम में पूछता है इसलिए अपन लिखा देते हैं। यह स्लिप रिंग किसकी बनती है बेटा? फास्फर ब्रॉन्ज की बनती है। फास्फर ब्रॉन्ज की बनती है। इसका कारण क्या है बेटा? फास्फर ब्रॉन्ज की बनती है क्योंकि इसका बेटा ताप, ये ताप से कम प्रभावित होती है ना? क्योंकि यह तापमान से कम प्रभावित होती है। क्योंकि यह तत्व, यह तत्व कौन सा? फास्फर ब्रॉन्ज तापमान, तापमान में उतार चढ़ाव से कम प्रभावित होता है। उतार चढ़ाव से क्या होता है बेटा? कम प्रभावित होता है, कम प्रभावित होता है। ठीक है, होता है। अब बेटा अपन जो चीजें अपन ने छोड़ दी थी ना, ये तो भाई स्टेटर पे सप्लाई दोगे तो फ्लक्स जाएगा तुल्यकालिक गति से। वो तुल्यकालिक गति क्या होती है? फिर रोटर जिसमें प्रेरण से क्या बनेगा बेटा? वो घूमेगा टॉर्क। वो किस गति से, वो किस गति से घूमेगा? आवृत्ति क्या होती है? इन सारी सारी छोटे छोटे टर्म्स की बात करते हैं। तो अगला टॉपिक है बेटा प्रेरण मोटर की शब्दावली, है ना? क्या टॉपिक है? प्रेरण मोटर की शब्दावली। आओ, समझ चुके हो आई होप अच्छे से? ठीक है, तो अगला लिखो बेटा, प्रेरण मोटर की शब्दावली। मोटर की शब्दावलियां, ठीक है? प्रेरण मोटर की शब्दावलियां। अच्छा सर, इसमें हम क्या पढ़ेंगे? इसमें हम वो सारी टॉपिक टर्म्स पढ़ेंगे जो आगे जाके आप जब डेरिवेशन करोगे, टॉर्क कैसे निकलता है, धारा कैसे निकलती है, तो उनमें काम आएगा ना, है ना? स्पीड कैसे निकलती है, तो उन सारी छोटी छोटी टर्म्स की बात करेंगे, है ना? चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो पहला है बेटा तुल्यकालिक गति। सर ये तुल्यकालिक गति क्या होती है? बेटा ये वही गति है जब थ्री फेज सप्लाई देने पर जो आपका स्टेटर घूमता है ना, वो वाली गति। तो अब पहला क्या है? तुल्यकालिक गति। तुल्यकालिक गति, है ना बेटा? इसे अंग्रेजी में कहते हैं बेटा सिंक्रोनस गति। अब ये वास्तव में क्या होती है उसके बारे में हम बात करते हैं, ठीक है? चलिए, देखिए, तो दोस्तों अपन ये पढ़ रहे थे तुल्यकालिक गति। अब ये वो गति होती है जहां पर बेटा स्टेटर को सप्लाई देने पर स्टेटर मैग्नेटिक फील्ड दौड़ता है। ठीक है, समझ गए? तो लिखना बेटा, वह गति जिस पर किसी प्रेरण मोटर का स्टेटर चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है। तो वह गति जिस पर, वह गति जिस पर प्रेरण मोटर, प्रेरण मोटर के किसका? रोटर का या उसका? स्टेटर का। प्रेरण मोटर के स्टेटर का चुंबकीय फ्लक्स गति करता है। चुंबकीय फ्लक्स गति करता है, क्या कहलाता है बेटा? तुल्यकालिक गति कहलाता है। तुल्यकालिक
गति कहलाता है। यानी कि जब बेटा क्या होगा कि आप स्टेटर पे सप्लाई दोगे ना 3 फेज, तो बेटा इससे तीनों से जो मैग्नेटिक फील्ड जो गति करेगा ना स्टेटर पे, वो गति बेटा क्या होती है आपकी एनएस होती है ना? यानी कि सिंक्रोनस गति होती है, ठीक है? पहला टर्म क्लियर। अच्छा, अब इस मात्रा को दर्शाते किससे हैं? तो ध्यान रखना बेटा इसे इसे एनएस से दर्शाया जाता है। एनएस यानी कि स्पीड किसकी? सिंक्रोनस। एनएस यानी कि सिंक्रोनस मोटर नहीं, बेटा इस फ्लक्स की गति है, ध्यान रखना। एनएस इसे एनएस द्वारा दर्शाया जाता है। ठीक है? चलिए, अब बेटा इसका गणितीय सूत्र देखते हैं कि इसे ज्ञात कैसे करें? मुझे बताओ, इधर आओ। ये जो फ्लक्स घूमेगा वो किस पर होगा? या ये सप्लाई की आवृत्ति पर डिपेंड करेगा और किस पे होगा बेटा? इसके अंदर जितने आपने पोल बनाए ना उस पर डिपेंड करेगा, है ना? यानी कि आप जितने ज्यादा पोल लगाओगे बेटा उतनी गति क्या होगी? कम होगी ना, उस तरह से। अब सुनो, यानी कि ये किस पर डिपेंड करेगा? पोलों पे और इस पे, ठीक है? तो बेटा इसका गणितीय सूत्र क्या होता है? N बराबर 120 F अपॉन P। यानी कि बेटा जो ये घूमेगा ना, अब मुझे बताओ, कोई भारी चीज ज्यादा तेजी से घूमेगी या हल्की चीज ज्यादा तेजी से घूमेगी? आप कहोगे हल्की चीज तेजी से घूमेगी, है ना? यानी पोलों की संख्या बेटा कम होगी ना, तो मशीन उतनी तेज घूमेगी, पहली बात। और बेटा फ्रीक्वेंसी ज्यादा दोगे तो मशीन तेज घूमेगी, है ना? तो लिखो बेटा, आप क्या जानते हैं? आप ये जानते हैं सर इसकी जो गति होती है वो ज्यादा तब तेजी से घूमेगा जब पोल होंगे कम। तो बेटा पोलों से इसका संबंध कैसा है? उल्टा। बोलो सही? बिल्कुल सही। और देखो सर, इसकी गति तेज कब होगी? जब आप जो सप्लाई की आवृत्ति है बेटा उसको ज्यादा दोगे। बेटा इन दोनों को जब अपन मिला देते हैं और आपको क्या पता है कि प्रत्येक फेज 120 डिग्री पर बना होता है कि नहीं? तो बस वहीं से बेटा ये फॉर्मूला आया। और हम क्या जानते हैं कि प्रत्येक फेज जो होता है किसमें बेटा? 3 फेज में, वो कितना होता है? 120 डिग्री पर होता है। तो बेटा इन सबको मिलाकर एक फॉर्मूला आता है एनएस बराबर 120 एफ बटे पी। और ये गति बेटा किसमें होती है? आरपीएम में होती है। समझे बेटा? यहां से आई है। तो इसका सूत्र क्या होता है बेटा? ये होता है एनएस बराबर 120 एफ बटे में पी। समझे कि नहीं समझे? समझे सर, समझे, है ना? और ये गति बेटा हमेशा किसमें होती है? आरपी। अब आपको समझ में आया ये 120 कहाँ से आया? ये 120 पर बेटा इसकी वाइंडिंग की गई थी। ये आवृत्ति कहाँ से आया? ये आवृत्ति सप्लाई दी गई थी। और जितने ज्यादा पोल होंगे उतनी गति कम होती रहेगी बेटा, इसलिए मशीन को अच्छे से पढ़ना चाहिए। समझे कि नहीं समझे? समझे। अब बेटा एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले ये एनएस क्या है? तो बेटा एनएस है आपकी रोटर की। एनएस क्या है? अब एनएस क्या बन गई बेटा? सिंक्रोनस गति। सिंक्रोनस गति। क्या सर ये इस पे घूमनी जरूरी है? नहीं बेटा, इस पे घूमनी जरूरी नहीं है, क्योंकि बीच के अंदर एयर गैप था तो थोड़ा सा फ्लक्स चेंज भी होगा। ये क्या है बेटा? आरपीएम में। सर ये एफ क्या है? एफ है आवृत्ति। इसकी इकाई क्या है बेटा? हर्ट्ज। और बेटा पी क्या है? पी है आपके पोलों की संख्या। पोलों की संख्या। समझ गए? हाँ सर समझ गए। अभी तो बेटा चीजें शुरू हुई है, देखिए क्या होता है। ठीक है, बहुत बढ़िया। मुझे बताओ, मैंने अभी आपको क्या बताया? एनएस मतलब क्या है? स्टेटर का फ्लक्स, है ना? लेकिन मुझे क्या बताओ, रोटर का फ्लक्स भी यही होगा? बिल्कुल रोटर का फ्लक्स यही होगा, क्योंकि यही तो फ्लक्स लिंक किया है। मैंने चित्र में नहीं बताया था? हाँ। तो बेटा यहाँ क्या है? स्टेटर का चुंबकीय फ्लक्स, लेकिन इसी गति से बेटा रोटर का चुंबकीय फ्लक्स भी दौड़ता है, मैं बताता हूँ बेटा। इसीलिए इस एनएस को क्या बोल दिया जाता है आगे जाके? रोटर का रोटर की रोटर की सिंक्रोनस गति बोल दिया जाता है। मैं बताता हूँ कैसे। आओ पहले बेटा इस चीज को समझो। आओ, सबसे पहले बेटा आपने मोटर को बाहर से सप्लाई दी, है ना? आपने मोटर को बाहर से सप्लाई दी, बहुत सही। इस बाहर से सप्लाई देने पर बेटा इनका अपना अपना फ्लक्स था, है ना? पाई आर बी, है ना? बेटा यहाँ से एक फ्लक्स दौड़ रहा था, जिसको मैंने तुल्य बताया था कि तुल्य परिणामी फ्लक्स कितना होगा? 3/2 फाई एम, है ना बेटा? या फिर 1.25 एम, ये है ना? 1.55 एम। अब सुनो बेटा, ये फ्लक्स इस फ्लक्स से दौड़ रहा है ना? और मान लो इसकी दिशा जो है अंदर की तरफ क्रॉस थी, तो बेटा आर्मेचर में जो उत्पन्न हो रहा है बेटा, वो यही तो इसका पार्ट है। और यहाँ आर्मेचर में क्या उत्पन्न हुआ था? डॉट, है ना? और डॉट में हमेशा बेटा क्या होता है? एंटी क्लॉकवाइज। तो बेटा ये जो धारा आ रही है इसी से तो डॉट बना है। यानी कि मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ? मैं कह रहा हूँ जो यहाँ फ्लक्स जा रहा है स्टेटर का, वही फ्लक्स बेटा रोटर का सिंक्रोनस गति का फ्लक्स होगा। लेकिन रोटर इस गति से दौड़े ये कोई जरूरी नहीं। तो लिखो बेटा, पहला ये क्या है बेटा? स्टेटर का फ्लक्स, है ना? ये इसी गति से होगा, एनएस गति से होगा, बहुत सही। लेकिन ध्यान रखना बेटा, ये क्या है? ये रोटर का फ्लक्स है। क्या है? रोटर का फ्लक्स। जो रोटर ने बनाया ना फ्लक्स, वो रोटर फ्लक्स। और बेटा रोटर का फ्लक्स भी किस गति से दौड़ेगा? एनएस से ही दौड़ेगा। लेकिन बेटा होता क्या है? इस बीच के अंदर क्या होता है? आपका एयर गैप होता है। इस बीच के अंदर आपका क्या होता है? एयर गैप होता है। एयर गैप होता है बेटा। इस एयर गैप के कारण इसकी रोटर की वास्तविक गति और रोटर की सिंक्रोनस गति में एक अंतर आ जाता है। तो लिखना बेटा, इस वायु अंतराल के कारण क्या लिखोगे बेटा?
इस वायु अंतराल के कारण कौन सा बेटा? रोटर की सिंक्रोनस गति, रोटर की सिंक्रोनस गति गति तथा तथा रोटर की वास्तविक गति। बेटा शब्दों को गौर करना, घुमाना रोटर को ही है ना। रोटर की वास्तविक गति गति के मध्य अंतर आ जाता है, के मध्य क्या आ जाता है बेटा? अंतर आ जाता है। इसी अंतर को बेटा क्या बोलते हैं? स्लिप बोलते हैं। अंतर आ जाता है, इसे ही इसे ही क्या कहा जाता है बेटा? स्लिप कहा जाता है। समझे? समझे, स्लिप कहा जाता है। ठीक है? यानी कि अब आप क्या समझे? आप ये समझे कि मेरा ये है स्टेटर की बॉडी। अगर आपको कोई पूछेगा कि स्टेटर की जो बॉडी है उसकी गति बताओ, तो क्या बोलोगे बेटा? स्टेटर की बॉडी कभी घूमती है? नहीं। तो बेटा इसकी गति क्या होगी? 0 आरपीएम होगी। ठीक है? अब दूसरा पूछेगा कि स्टेटर का जो फ्लक्स घूम रहा है, कौन है बेटा? स्टेटर फ्लक्स। उसकी गति पूछो तो बेटा उसकी गति क्या होती है? एनएस होती है, यानी कि सिंक्रोनस गति होगी। यही फ्लक्स बेटा किसके पास आता है? रोटर के पास आता है। तो पूछेगा कि बताओ रोटर का फ्लक्स, रोटर की गति यानी कि रोटर के फील्ड की गति क्या होगी? बेटा शब्द देखना, रोटर फील्ड की गति, तो वो भी एनएस होगी। लेकिन अगर पूछेगा रोटर की गति क्या होगी? तो बेटा रोटर की गति एनएस नहीं होगी, रोटर की गति होगी एनआर। अब आप कहोगे कि इन दोनों के मध्य जो एयर गैप था ना बेटा, उसको कहते हैं स्लिप, और एस बराबर होता है एनएस माइनस एनआर। समझे कि नहीं? समझे सर, समझे, है ना। चलिए, यानी कि आप चीज समझ चुके हैं। बेटा बहुत टेक्निकल है, चीजों को आराम से सुनना। सबसे पहले मैंने स्टेटर को सप्लाई दी, उसमें चुंबकीय फील्ड बना एनएस। वही चुंबकीय क्षेत्र कहाँ आया? रोटर के पास आया, इसमें भी है एनएस। लेकिन बेटा रोटर और स्टेटर के मध्य थोड़ा सा अंतर था, उसे कहते हैं स्लिप। और यही स्लिप बेटा रोटर को थोड़ा सा पीछे ढकेल देता है और उसकी स्पीड थोड़ी कम हो जाती है, एनआर हो जाती है। बस समझ गए? तो पहला आपको क्लियर हो गया कि आखिर मेरे तुल्यकालिक गति का मतलब क्या था। बोलो, समझ में आया? समझ में आ गया। ठीक है? और यहां से एक और शब्द हमने जाना कि एनआर क्या होगा। तो एनआर होगा बेटा आपके रोटर की गति, ये भी होगी आरपीएम में, है ना। और एनआर रोटर की गति है। ये एनआर क्यों है? क्योंकि बीच में क्या है बेटा? एयर गैप है। ठीक है? समझे? चलिए, तो यहां से बेटा एक मेरा नया आया कि क्या सर ये स्लिप भी गति कर रहा है? बिल्कुल बेटा, यहाँ पर जो ये स्लिप आया ना, दरअसल इस स्लिप की गति को भी अध्ययन किया जाता है। स्लिप गति का भी अध्ययन किया जाता है। तो बेटा अगला पॉइंट है हमारा रोटर स्लिप। अगला क्या है? रोटर स्लिप। अगला क्या है बेटा? रोटर की स्लिप। स्लिप का मतलब क्या होता है बेटा? फिसलना। स्लिप का मतलब क्या है? फिसलना। यानी रोटर मुख्य चुंबकीय क्षेत्र से कितना फिसल रहा है, बेटा इसे क्या बोलते हैं? फिसलना। स्लिप अपन कहते हैं ना कि भाई मैं स्लिप हो गया, यानी कि पीछे हो गया, तो बेटा रोटर भी थोड़ा पीछे हो जाता है। ठीक है? चलिए, बहुत बढ़िया। अगला पढ़ेंगे बेटा रोटर की स्लिप। अगला पढ़ेंगे रोटर की स्लिप। ठीक है? चलिए, बहुत बढ़िया। तो इसके बाद बेटा रोटर की स्लिप क्या होती है वो हम पढ़ना चालू करते हैं। चलो बेटा, पहला क्लियर? हाँ बेटा, एक एक चीज को बारीकी से पढ़ना। ठीक है? दूसरा शब्द है रोटर स्लिप। रोटर स्लिप। अब ये रोटर स्लिप क्या होती है? हमने जाना कि बीच के अंदर एयर गैप होता है, उसके कारण वास्तविक स्पीड के मध्य डिफरेंस आता है ना, वो लिखेंगे। ठीक है? चलिए बेटा, तो लिखो बेटा तुल्यकालिक गति तथा रोटर की वास्तविक गति के मध्य का अंतर क्या कहलाता है? स्लिप। क्या लिखोगे बेटा? तुल्यकालिक गति, गति जिस गति से रोटर का फील्ड घूम रहा है, और रोटर की वास्तविक गति, तुल्यकालिक गति एनएस, तथा रोटर की रोटर की वास्तविक गति, वास्तविक गति रोटर की वास्तविक गति एनआर के मध्य का मध्य का अंतर क्या कहलाता है बेटा? इसका मध्य का अंतर आपका क्या कहलाता है? रोटर स्लिप कहलाता है। ठीक है? आई होप मैं आपको बहुत अच्छे से क्लियर कर पाया हूं। रोटर स्लिप कहलाता है। ठीक है? अब वही चीज बेटा इस रोटर स्लिप को दर्शाओगे कैसे? तो बेटा इसे सांकेतिक भाषा में स्मॉल एस से दर्शाया जाता है। इसे संकेत की भाषा में, यानी कि सांकेतिक भाषा में किससे दर्शाया जाता है बेटा? स्मॉल एस से दर्शाते हैं, से दर्शाते हैं, पहला। अब बेटा इसको क्या बोला जाता है? इस रोटर स्लिप को क्या बोला जाता है? एब्सोल्यूट स्लिप बोला जाता है। क्या बोला जाता है बेटा? इसकी जगह आपको एब्सोल्यूट स्लिप बोले तो भी सही है। तो इस इस रोटर स्लिप को क्या बोला जाता है बेटा? एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट एब्सोल्यूट का मतलब होता है बेटा पूर्ण, है ना। एब्सोल्यूट स्लिप भी कहा जाता है। बेटा सीधे सीधे क्वेश्चन पूछता है ना, ध्यान रखना।
कहा जाता है। सीधा-सीधा क्वेश्चन पूछेगा, रोटर स्लिप को क्या बोलोगे? तो उसका नाम होता है एब्सोल्यूट स्लिप, ठीक है? चलिए, अब बेटा इसका गणितीय मान क्या होगा? अतः परिभाषा क्या लिखी है बेटा आपने? परिभाषा क्या लिखी है? सिंक्रोनस गति तथा रोटर गति के मध्य संबंध यानी कि ns माइनस nr। तो बेटा ये क्या होता है? आपकी रोटर स्लिप होती है यानी कि एब्सोल्यूट स्लिप होती है ns माइनस nr, ठीक है? चलिए, ये क्या हो गया बेटा? ns माइनस nr, ठीक है? अब बेटा इसको व्यक्त करने के 2 तरीके हैं, उनको हम पढ़ेंगे। तो लिखो बेटा, इस स्लिप को इस स्लिप को इस स्लिप को आंकिक हल के लिए यानी कि जो क्वेश्चन होते हैं ना बेटा, आंकिक हल प्राप्त को आंकिक हल के लिए कितने भागों में लिखते हैं बेटा? 2 प्रकार से लिखते हैं। 2 प्रकार से लिखते हैं। कितने प्रकार से लिखते हैं बेटा? 2 प्रकार से। एक-एक करके देखते हैं बेटा कौन-कौन सा प्रकार है। तो ऊपर लिखोगे सबसे पहले बेटा, यहाँ लिखो क्रम संख्या, यहाँ लिखो क्रम संख्या, ठीक है? आगे क्या लिखोगे बेटा? आगे लिखोगे अक्षीय स्लिप। बेटा ये तो है पहला और ये है दूसरा, ठीक है? पहली स्लिप कौन सी है बेटा? अक्षीय स्लिप। अक्षीय स्लिप, है ना? अक्षीय स्लिप। तो इसको कैसे लिखा जाए? ऐसे लिखो बेटा, इसको ऐसे मत लिखो। पहला लिखो नाम और ये लिखो मान और ये लिखो क्रम संख्या, ये ठीक रहेगा। पहला लिखो बेटा अक्षीय स्लिप, क्या लिखोगे? अक्षीय अक्षीय स्लिप। और दूसरा बेटा कौन सा है आपका? दूसरा है प्रतिशत स्लिप। प्रतिशत स्लिप यानी कि अपने को न्यूमेरिकल हल करने के लिए बेटा मान चाहिए ना, वो। तो अक्षीय स्लिप क्या होती है बेटा? अक्षीय नहीं, अंशीय। क्या है? अंशीय। अंशीय यानी कि कोई उसका अंश कितना है? अंशीय स्लिप किसका? रोटर का। तो बेटा वो क्या है? s बराबर ns माइनस nr अपॉन ns। तो बेटा इसको अगर अंशीय स्लिप को लिखा जाएगा तो बेटा क्या होता है? ns माइनस nr बटे में ns। बेटा ध्यान रखना नीचे ns ही आएगा। और ये क्या है बेटा? प्रतिशत स्लिप। तो इसका मतलब क्या है? इसको तो फ्रैक्शन के रूप में फ्रैक्शनल स्लिप कहते हैं और बेटा इसको कहते हैं प्रतिशत और इसका मान होता है s% बराबर ns माइनस nr अपॉन ns इंटू 100। तो बेटा ध्यान रखना ये 2 अलग-अलग चीजें हैं। समझ गए? ठीक है सर। तो ये बेटा 2 अलग-अलग प्रकार से इनको लिखा जाता है, अक्षीय स्लिप और अंकीय स्लिप, ठीक है? अक्षीय स्लिप और प्रतिशत स्लिप। ns माइनस nr अपॉन ns, ns माइनस nr अपॉन ns इंटू 100 और याद रहे बेटा नीचे हमेशा ns आएगा, ठीक है? ठीक है। अब बेटा ध्यान रखना, आपको पूछेगा क्या सर नॉर्मली कोई स्लिप का मान होता है? बिल्कुल बेटा, क्योंकि एयर गैप को आप ज्यादा नहीं रख सकते। एयर गैप को ज्यादा रखोगे तो पावर फैक्टर क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तो देखो बेटा, अगर इस एयर गैप को बेटा ज्यादा रखोगे तो यहाँ से यहाँ तक फ्लक्स पहुंचने में बहुत ज्यादा फ्लक्स आएगा, बेटा पावर फैक्टर कम हो जाएगा। तो सुनो, क्या लिखोगे बेटा? क्योंकि एयर गैप को ज्यादा नहीं रखा जाता है, एयर गैप को ज्यादा नहीं रखा जाता है, नहीं रखा जाता है बेटा। इसलिए इसलिए इस स्लिप का मान लगभग कितना होता है? 2 से 5% होता है। इसीलिए भाई स्क्वायरल केज में तो आप बता सकते हो, स्लिप रिंग में कैसे बताओगे? बाहर से प्रतिरोध जोड़ रहे हो तो वहां पे लैगिंग लीडिंग भी हो सकता है, तो बोलना इसलिए याद रहे इसे यानी कि स्लिप रिंग प्रेरण मोटर को का प्रतिशत स्लिप कितना होता है? ज्यादातर अपन स्क्वायरल केज यूज में लेते हैं ना, हाँ। तो ज्ञात रहे एयर गैप का मान ज्यादा नहीं रखा जाता है, अतः स्क्वायरल केज केज 3 फेज प्रेरण मोटर में 3 फेज प्रेरण मोटर का स्लिप बेटा कितना रखा जाता है? सदैव 2 से 5% तक होता है। मतलब 5% से ज्यादा नहीं, 2 से 5% होता है। अब बेटा इसका फायदा पता है? कहीं अगर आपके पास 10 मिनट बचे हो एग्जाम में और स्लिप अगर 5% से ज्यादा हो तो आंसर नहीं होगा, है ना? ध्यान रखना। तो सदैव क्या होता है बेटा? 2 से 5% तक होगा, ठीक है? समझ गए? बहुत सही। चलिए अब देखो बेटा, एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पर एक चीज और मैं लिखा देता हूँ शुरू में ही ताकि आप कभी भूलो ना, ठीक है? अगर कोई बेटा आपसे ये पूछे, अगर कोई आपसे ये पूछे कि बताओ कौन सी मोटर आप ज्यादा यूज करोगे? 1 मिनट, ये देखो, आपको कोई पूछे कि इस 3 फेस मोटर में सबसे ज्यादा कौन सी यूज होती है? तो बेटा स्क्वायरल केज ही ज्यादा यूज होती है, ज्यादा प्रयोग होती है ना? क्योंकि स्लिप रिंग ज्यादातर अपन इंडस्ट्रियल पर्पस में या फिर एलिवेटर्स वगैरह में काम में लेते हैं, ठीक है साथियों? तो अब मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच।